दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, रेलवे डिक्लेयर कर चुका है कि वह 15 दिसंबर से एग्जाम लेने वाला है। तो आपकी उसी एग्जाम की तैयारी के लिए हम सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस सीरीज का ये पार्ट 5 है। इससे पहले के 4 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। इसमें मैंने 4 सब्जेक्ट को कवर किया है, जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी कवर करता है। इसमें मैंने साइंस के क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया है, क्योंकि साइंस के जो फाइनेस्ट क्वेश्चन की श्रृंखला है वो मैं अलग से आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल सीरियस होकर इस वीडियो को देखिए, और अगर आपने पहले से इसकी तैयारी कर रखी है तो आप इसको एज अ टेस्ट लीजिए कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक हम लोग पहले के पार्ट्स में कर चुके हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। ये एक विदेशी महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। और जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई पहली भारतीय महिला ऐसी हो जो अध्यक्ष बनी हो, तो उसका आंसर है सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी। और ये जो है सुचेता कृपलानी, ये आईएनसी की अध्यक्ष तो नहीं बनी थी, लेकिन ये एक ऐसी महिला हैं जो पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं 1963 से 67 तक। और ये जो राजकुमारी अमृत कौर हैं, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से योगदान दिया था। इन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो आप इसको भी याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ऑप्शन है हमारे पास महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम या मौसिनराम। तो इसका राइट आंसर है भारत में सबसे अधिक वर्षा यानी कि सबसे अधिक आर्द्र स्थान है भारत का, वो है मौसिनराम। इससे पहले सबसे अधिक आर्द्र स्थान था कौन सा? चेरापूंजी। लेकिन अब चेरापूंजी के ही निकट मौसिनराम गांव में सबसे ज़्यादा वर्षा होने लगी है, तो इसने चेरापूंजी को भी पीछे छोड़ दिया है। इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये मौसिनराम बन गया है। और ये महाबलेश्वर, ये पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वतीय इलाका है, टूरिस्ट प्लेस है एक। और महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी निकलती है। और ये उदकमंडलम, इसको शॉर्ट में ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर BN राव या KM मुंशी। इसमें आपका मन करेगा कि इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होना चाहिए, क्योंकि जब भी बात संविधान की चले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर सही होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो राइट आंसर है वो है सर BN राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। जबकि भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। और KM मुंशी, ये भी संविधान की प्रारूप समिति के एक सदस्य के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? मतलब भारत में सिक्के कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसमें आप पहले ये जान लीजिए, जो भारतीय स्टेट बैंक है वो सरकार का कोई भी काम नहीं करता है। और इसी प्रकार ये इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भी एक कमर्शियल बैंक है, तो ये भी सरकार का कोई काम नहीं करती है। अब बात आती है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक अगर नोट छापने के मामले में देखा जाए तो 2 रुपये और उससे ऊपर के नोट छापती है, जबकि जो वित्त मंत्रालय है वो 1 रुपये का नोट छापता है और सारे सिक्के छापता है। तो उसका राइट आंसर है वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करता है। इसको आप याद रखिए, इससे बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपये का नोट कौन छापता है, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये का नोट छापता है वित्त मंत्रालय, और इस 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि 2 रुपये एवं उससे ऊपर के जो नोट हैं उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुज्जा, चेतक या त्रिशला। तो इसका राइट आंसर है महावीर की माता का नाम त्रिशला था। और ये जो यशोदा हैं वो महावीर की पत्नी थी।
अनुज्जा अनुज्जा महावीर की पुत्री थी और इसी पुत्री का जो पति था यानी कि महावीर का दामाद, वो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था, उसका नाम था जमाली। इससे भी क्वेश्चन आया है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना था, उन्हीं का दामाद बना था, उसका नाम था जमाली। और ये जो चेतक है, ये चेतक घोड़े का नाम था। हालांकि ये महावीर का घोड़ा तो नहीं था, क्योंकि हर कोई तो इतना अमीर नहीं होता है कि मान लीजिए कि जब घर छोड़े तो उसके साथ एक सारथी जाए, एक घोड़ा जाए, इस तरीके से नहीं होता है सब कोई। गौतम बुद्ध के साथ एक सारथी चन्ना रहते थे, आपको पता होगा। और गौतम बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था कंथक, जबकि यहाँ जो चेतक है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट है हमारा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, केरल से, तमिलनाडु से या उड़ीसा से? तो इसका राइट आंसर है कथकली नृत्य है वो केरल में किया जाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए, अगर कथकली में से हम ये ला हटा दें तो क्या बचेगा? केवल कथक बचेगा। और ये जो कथक डांस है ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जबकि इस कथक में ला लग जाता है तो ये केरल का डांस बन जाता है। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि कथकली है वो केरल का है और केवल कथक है वो उत्तर प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और उड़ीसा का है ओडिसी। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या 5 वर्ष? तो बहुत सिंपल है, भारत का प्रधानमंत्री कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए बनता है। बच्चा बच्चा जानता है। ये वाला टिक करिए और आगे बढ़िए और तुरंत आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो 5 वर्ष तक ही रहे, उससे पहले भी उसकी सरकार गिर सकती है, उसे प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहेगा वो तभी तक प्रधानमंत्री बना रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई दूसरी पार्टी बहुमत में आ जाती है गठबंधन बना के, तो दूसरी पार्टी का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा फिर। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है और 5 वर्ष वाला ऑप्शन गलत है। और ये लोकसभा के कार्यकाल के साथ, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उससे कोई लेना नहीं है प्रधानमंत्री के कार्यकाल का। दूसरी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बन जाता है या प्रधानमंत्री पहले भी इस्तीफा दे के कोई दूसरे प्रधानमंत्री को चुन सकता है, मतलब अपनी ही पार्टी के दूसरे व्यक्ति को चुन सकता है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो बाद में होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर? तो उसका राइट आंसर है अरल सागर है वो भूबद्ध है। भूबद्ध का मतलब चारों ओर भूमि से घिरा हुआ। इसको मैप के थ्रू समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है आपका अरल सागर, ये आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है। ये चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। और जो ऑप्शंस में है आपका रेड सी यानी कि लाल सागर। तो ये है आपका रेड सी यानी कि लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में सुएज नहर पड़ती है। और ये है आपका नॉर्थ सी जो ऑप्शंस में दिया गया है, ये आपका ब्रिटेन के पास में पड़ता है। और ऑप्शंस में दिया गया है एक तिमोर सागर। तिमोर सागर यहाँ पड़ता है, हालांकि मैप में यहाँ दिखाया नहीं गया है। ये है आपका ईस्ट तिमोर, तो तिमोर सागर यहीं पर स्थित है। तो इस वाले में तो हमारा राइट आंसर है अरल सागर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? तो कौन था प्रथम उत्खननकर्ता? प्रथम उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। और इन्होंने किसके नेतृत्व में खुदाई की थी हड़प्पा सभ्यता की? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई की थी। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, ASI, उसके अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। और उसके बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा स्थलों की खुदाई चालू की थी। 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। और ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के संस्थापक थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? ऑप्शन है हमारे पास हामिद अंसारी, ओम बिरला, हरिवंश नारायण सिंह, अंगड़ी सुरेश चन्नबसप्पा। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सही आंसर है कौन सा। तो एक करंट टाइप का एक क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं। देखिए, इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। जो हमारी राज्यसभा है और लोकसभा है, उनके हेड्स को क्या कहते हैं? तो लोकसभा का जो हेड होता है उसको कहते हैं अध्यक्ष, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पीकर। और जो राज्यसभा का हेड होता है उसको कहते हैं सभापति, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं चेयरमैन।
और यहाँ पर अध्यक्ष से थोड़ा सा छोटा कौन होता है? उपाध्यक्ष, इसको कहते हैं डिप्टी स्पीकर। और यहाँ पर होता है उपसभापति, इसको कहते हैं डिप्टी चेयरमैन। इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं कि बताइए उपसभापति किसे कहते हैं, सभापति किसे कहते हैं, चेयरमैन किसे कहते हैं। कभी कभी तो देवनागरी लिपि में लिख के आ जाता है कि लोकसभा का स्पीकर कौन है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी अध्यक्ष कह देते हैं, कभी कभी सभापति कह देते हैं, समझ में नहीं आता, कभी कभी चेयरमैन कह दिया जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि राज्यसभा के हेड को सभापति कहते हैं, जबकि लोकसभा के हेड को अध्यक्ष कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्पीकर और इसको अंग्रेजी में चेयरमैन कहा जाता है। इस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला, और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो है वेंकैया नायडू। यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। और उपसभापति हैं यानी कि डिप्टी चेयरमैन, वो है हरिवंश नारायण सिंह। और लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है, इस पद पर कोई भी नहीं है। और देख लीजिए, ये जो हामिद अंसारी हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 2 कार्यकाल तक। और अंगड़ी सुरेश चन्द बसप्पा ये रेल राज्य मंत्री थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के जो पुराने ऑप्शन थे और इसका जो सही आंसर था उस समय का, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि अब वो जानना आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं रह गया है। इसलिए मैंने उसको चेंज करके ये ऑप्शन रख दिया है। इनके बारे में आप जानिए। ये रेल राज्य मंत्री थे अंगड़ी सुरेश चन्द बसप्पा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनसे पॉसिबिलिटी है इनसे क्वेश्चन पूछा जाए या इनकी कोई बुक के बारे में पूछा जाए, तो उसको आप देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बाजरा और चावल, मक्का और ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल। तो देखिए, आपको खरीफ, रबी और जायद की फसलें तो बिल्कुल मुँह जबानी याद ही होना चाहिए। आप एक बार याद कर लीजिए, हर बार उनसे क्वेश्चंस बनता है, हर एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनता है। अगर आप कोई भी एक फसल को भी याद कर लेते हैं, रबी की या खरीफ की, तो बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं हम कौन सी फसल किसकी है। जो रबी की फसलें होती हैं वो होती हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों और मसूर। खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, मूंगफली और तिलहन आते हैं। और जायद की फसलें याद करना बहुत सिंपल है, इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और हरी सब्जियां, यही सब आते हैं। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें खरीफ के मौसम की फसल पूछी गई है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, इसमें ये पूछा गया कौन सी फसल नहीं है। हम जनरली एग्जाम में ऐसे शब्द नहीं पढ़ते और कई क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो इसमें ये पूछा गया कौन सी नहीं है। तो बाजरा और चावल तो है, मक्का और ज्वार भी है, जौ और सरसों ये रबी की फसल है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो मौर्य राजा अशोक ने अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी भी लिखवाया है। देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनका नाम अभिलेखों और साहित्य में हमें एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस मिलता है। किन अभिलेखों में? जो यूनान के अभिलेख हैं, जो यूनान के साहित्य हैं, यूनानी लोग इनको एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस के नाम से भी जानते थे। और गौतम बुद्ध का क्या नाम था? इनका नाम था सिद्धार्थ। और भगवान महावीर का क्या नाम था? इनका नाम था वर्धमान। नेक्स्ट है हमारा, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? जब भी बात आ जाए सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण की, तो आप हमेशा याद रखिए इसका आंसर होता है कैग, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका ये वाला राइट आंसर है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इसलिए जनता के धन का भी रक्षक कहा जाता है। सार्वजनिक मतलब पब्लिक, यानी कि जनता का। अब सरकार के पास जो पैसा जा रहा है, सरकार उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज कर रही है कि अपने मतलब के लिए यूज कर रही है, इस बात की जांच करता है कैग, और इस प्रकार से वो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। और ये जो महाधिवक्ता है ये राज्य स्तर पर कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री ये तो बिल्कुल भी सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर इनका नियंत्रण होगा फिर तो ये लोग सत्ता पार्टी के ही हैं जो मंत्री बने हुए हैं, ये तो खूब पैसा खर्च करेंगे पब्लिक का। टी वाले ऑप्शन भी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है हमारा, औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक कौन सी है? आरबीआई, नाबार्ड, आईसीआईसीआई या आईडीबीआई। तो औद्योगिक ऋण के लिए बात चल रही है यहाँ पर, जबकि जो आरबीआई है वो तो भारत का बैंक है और आईसीआईसीआई ये प्राइवेट बैंक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो जाते हैं, ये दोनों औद्योगिक ऋण नहीं देंगे। अब देखते हैं इनमें क्या है।
तो नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर हम देख लें तो हमें पता चल जाएगा किसके लिए काम करता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये तो एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा है ये वाला बैंक, तो ये नहीं है। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यही वाला आपका राइट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक विकास के लिए काम करने वाली बैंक है, तो यही उपलब्ध कराएगी ऋण। तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, IDBI। नेक्स्ट है हमारा, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, इस पर किस देश का कब्जा है? इस पर कब्जा है आपका डेनमार्क का। इसको मैप के थ्रू समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है यहाँ पर ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड पर किस देश का कब्जा है? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये डेनमार्क के अधीन है ये वाला द्वीप। जबकि डेनमार्क है कहाँ? तो डेनमार्क इस द्वीप से बहुत छोटा सा है, ये है यहाँ पर छोटा सा डेनमार्क। ये देखिए, ये है यहाँ पर डेनमार्क, इसने इस द्वीप पर कब्जा किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, या आगा खां, या हकीम अजमल खां? तो बहुत सिंपल है, इसकी स्थापना की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, यही वाला राइट आंसर है। ये वाला आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछने लगे परीक्षा में? जबकि सच में देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़े थे। इसकी स्थापना की थी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। इसका ये वाला राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको धोखा देने के लिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देख के आप तुरंत मोहम्मद अली जिन्ना वाला टिक कर देंगे, इसलिए ये आगा खां से पहले दिया गया है। एग्जाम सेटर की ये चाल रहती है कि आपको वो यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा, पहले ही आपको ये वाला ऑप्शन दिखा के आपको ये टिक करवाने पे मजबूर करेगा। तो आप याद रखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी। और ये जो मोहम्मद अहमद अली हैं, ये एक मुस्लिम विद्वान थे, कुरान के बहुत अच्छे इंटरप्रेटर थे। ये बताते थे मुस्लिम धर्म में क्या सही है क्या गलत है। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे और इनको कायदे आजम के नाम से जाना जाता था। और हकीम अजमल खां, जैसे कि अब नाम से ही पता चल रहा है, हकीम यानी कि ये डॉक्टर थे और बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने ही जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ये फाउंडर थे। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर बहुत सारे थे, उन्हीं फाउंडर्स में से एक मेन फाउंडर ये भी थे। और वर्तमान में जो जामिया यूनिवर्सिटी है वो इंडिया की नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव में प्रत्याशी की जमानत जब्त कर ली जाती है। कब जब्त कर ली जाती है? ये कंडीशंस दी हुई हैं यहाँ पर कि वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, जब वह कुल मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, या 1/5 मत प्राप्त ना कर पाए, या 1/6 मत प्राप्त ना कर पाए। तो देखते हैं हम लोग कि जमानत राशि होती क्या है। तो देखिए, कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो अपना पर्चा भरने के समय, यानी कि चुनाव आयोग में अपना नाम देने के समय, वो ये जमानत राशि भी जमा करता है। क्यों जमा करता है इतने पैसे? क्योंकि इससे सब लोग चुनाव लड़ने ना पहुंच जाएं। इसके पीछे का ये कारण है, लोगों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ये पैसा रखा गया है कि आपको एक भी वोट नहीं मिलता है, फिर भी आप चुनाव में खड़े होना चाह रहे हैं, और आपको एक भी वोट नहीं मिलता है, या मान लीजिए 2-3 वोट मिलते हैं, आपको 2-3 आदमी ही जानते हैं, आप चुनाव में खड़े हो गए, आपने ये जमानत राशि जमा की है, तो आपको एक निश्चित संख्या में वोट ना मिलने पर ये जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो जनरल कैंडिडेट होगा वो 25,000 रुपये चुकाएगा, यानी कि 25,000 रुपये चुनाव आयोग के पास जमा करेगा। जबकि जो SC/ST का कैंडिडेट है वो केवल 12,000 रुपये। और इसी तरीके से विधानसभा की भी फीस तय है, ये है 10,000 रुपये, और SC/ST के लिए 5,000 रुपये। और अगर कोई प्रत्याशी कुल वैध पड़े मतों का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, यानी कि उसको फिर ये वापस नहीं होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है। अगर वह चुनाव जीतने में असफल भी हो गया लेकिन उसने 1/6 मत से ज़्यादा मत प्राप्त कर लिए, यानी कि मान लीजिए किसी चुनाव में 100 वोट पड़े और उसने लगभग 17+ वोट प्राप्त कर लिए, तो उसकी जो जमानत राशि है वो उसको वापस करनी पड़ेगी, भले ही वो चुनाव जीत ना पाए। थोड़ा टफ लेवल का था, लेकिन एग्जाम में तो सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपनी तैयारी को एकदम बेस्ट रखिए। नेक्स्ट है हमारा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप, कोचीन, मुंबई या कोलकाता? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये जो न्याहाबा सेवा बंदरगाह था मुंबई के पास,
उसी का नाम बदल के रख दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये है कहाँ, ये मुंबई के पास स्थित है, यानी कि मुंबई बंदरगाह के पास स्थित है और ये भी मुंबई में है। देखते हैं मैप में ये कहाँ पर है। तो ये देख लीजिए आप, ये है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और ये है आपका मुंबई पोर्ट। इसे मुंबई का जुड़वां बंदरगाह भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसे विकसित किया गया था। और भी पोर्ट्स को आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सारे ऑप्शंस में जितने भी दिए गए हैं, भारत में हमारे 13 बड़े बंदरगाह हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास राणा सांगा, बाबर, यानी कि बाबर से इसका मिलान गलत हुआ है, या पृथ्वीराज चौहान अकबर, जुझार सिंह शाहजहां, जसवंत सिंह औरंगजेब। आपको बताना है किसका ये सही मिलान नहीं है। तो ये दोनों तो सही हैं, जरूर इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो जुझार सिंह शाहजहां से मैच नहीं करता या जसवंत सिंह इसका समकालीन नहीं है। देखिए जुझार सिंह बुंदेला था, उसकी लड़ाई शाहजहां से हुई थी, तो ये वाला तो ऑप्शन सही मिला हुआ है। और औरंगजेब जो है उसने मेवाड़ के राजा जसवंत सिंह का राज हड़पने के लिए जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह को एक जहरीली ड्रेस भेजी थी, जिसे पहनकर पृथ्वी सिंह मर गया था और इनकी कोई संतान नहीं बची थी। तो इस तरीके से औरंगजेब इनका राज हड़पना चाह रहे थे। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये भी इनके समकालीन है। तो फिर गड़बड़ है कहाँ, सभी समकालीन है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना, ये तो तराइन फेमस हैं, यानी कि तराइन की लड़ाइयाँ लड़ी थी इन्होंने 2। ये तो मोहम्मद गौरी से लड़े थे, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है अकबर। ये 1192 की बात है और अकबर 1556 में राजा बना। तो यही वाला इसका समकालीन नहीं है। शुरुआत में आपका ध्यान इस पर नहीं जाएगा क्योंकि ये लिखा हुआ है ना चौहान, और हमारे दिमाग में पहले से इमेज फिट है कि जो महाराणा प्रताप थे, राजपूत थे, वो अकबर से लड़े थे। आपका जो पूरा फोकस है वो इन्हीं 2 ऑप्शंस पे रहेगा, जबकि आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान जो कि अकबर के समकालीन नहीं थे, यही वाला ऑप्शन गलत मैच हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम का संबंध है, किससे संबंध है। पूर्ति और मांग से, मुद्रा के संचालन से, पूर्ति के उपभोग से और पदार्थों और सेवाओं के वितरण से। तो देखिए अर्थशास्त्र में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें रटना पड़ता है। अब इसमें आप क्या समझेंगे, ग्रेसम का नियम है, एक अर्थशास्त्र है, बहुत सारी आपको अर्थशास्त्र समझनी पड़ेगी, बहुत सारी थ्योरी समझनी पड़ेगी। उससे अच्छा तो है अर्थशास्त्र के कुछ 8-10 क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, हम उनको याद कर लें, उनमें कुछ समझने वाला है नहीं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, तो उसको तो आपको याद करना पड़ेगा ना, आप उसमें क्या समझेंगे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसमें आप क्या समझेंगे, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम अर्थशास्त्र के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, हर एग्जाम में आपको रखे मिल जाएंगे और ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। अगर ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो पूरी सीरीज में आपको 8 to 10 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको अलग से नोट करना है और उनको याद करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ग्रेसम का नियम है, वो अर्थशास्त्र में मुद्रा के संचालन से संबंधित है। और ये मुद्रा का संचालन क्या होता है इसको भी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है मौलिक अधिकारों में, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मैंने इसको नहीं बदला, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये वाला जो अधिकार है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बच्चों का, वो अब आ गया है आर्टिकल 21A में, यानी कि मौलिक अधिकारों में इसको शामिल कर लिया गया है। इससे पहले ये आर्टिकल 45 में था। आर्टिकल 45 में था मतलब 36 से 51 तक तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, तो ये उन्हीं में आता था। नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल अधिकारों में थोड़ा सा अंतर होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं उसमें राज्य से आशा की जाती है कि वो उनको लागू करे, जबकि राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं उन अधिकारों को देने के लिए राज्य बाध्य होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई 6 से 14 साल तक का बच्चा है, वो किसी सरकारी स्कूल में जाता है और कहता है मेरा एडमिशन मुझे करवाना है अपना, तो स्कूल उनको मना नहीं कर सकता किसी तरीके से, नहीं हम तुम्हारा एडमिशन नहीं करेंगे। स्कूल को उसका एडमिशन करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसका मौलिक अधिकार है। अगर स्कूल उसको एडमिशन करने से मना कर देता है तो वो बच्चा, उसके गार्जियन सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं
अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात मौलिक अधिकारों का एक अंग बन गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? आर्य थे, यूनानी थे, फारसी थे या अरबी थे? तो भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आक्रमण किया था यूनानियों ने, फिर शक आए, फिर कुषाण, हूण, अरब, तुर्क, अफगान और सबसे लास्ट में मुगल। उसके बाद यूरोपीय कंपनियां आई, अंग्रेज, डच वगैरह। तो यहाँ पर हमारा कौन सा राइट आंसर है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा यूनानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। जो सिकंदर था वो यूनान वाले इलाके का ही तो था, मकदूनिया का। जबकि सिकंदर से पहले भी एक राजा ने बुद्ध के समय यानी कि 500 से 600 ईसा पूर्व आक्रमण किया था भारत पर। उसका नाम था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। आपको ये बताना है वो किस इलाके का था, उसने भारत पर कब आक्रमण किया था। कब का आंसर तो मैंने बता दिया है कि उसने बुद्ध के समय आक्रमण किया था। आपको ये बताना है बस कि वो कहाँ का राजा था, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। नेक्स्ट है हमारा, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? उसका राइट आंसर है नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना सतलज नदी पर बनी हुई है और ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। जबकि उसी नदी पर थोड़ा सा पश्चिम में आगे चलने पर पंजाब में कौन सी बनी हुई है? भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है जो कि बहुत फेमस है सतलज नदी पर। और उत्तराखंड में कौन सी परियोजना है? उत्तराखंड में है टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड पे बना हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग परियोजना, दिबांग नदी पर। दिबांग ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। और आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष करते हैं या लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद? तो देख लेते हैं हम लोग। संसद के 3 सत्र होते हैं मेन। कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। हर सत्र में कुछ 10 से 15 या जितना काम हो उसके हिसाब से 15 से 20 बैठकें होती हैं। तो जो प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक होती है यानी कि प्रथम अधिवेशन, उसमें राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। और साथ ही साथ जब लोकसभा नई चुन के आती है तो उसका जो पहला अधिवेशन होता है यानी कि पहली मीटिंग, उसमें राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। उसका जो राइट आंसर है वो है 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट है हमारा, रिट जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिट होते हैं मूल अधिकारों के लिए जारी किए जाते हैं। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। और ये छोटी सी गलती होना एकदम तय होता है क्योंकि एग्जाम में तो टाइम की कमी होती है और आप बहुत जल्दी में हड़बड़ी में रहते हैं। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, रिट की बात चल रही यानी कि मूल अधिकारों की, और मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो आप ये वाला टिक करेंगे और जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे। पूरे ऑप्शन पढ़िए तो आपको पता चलेगा ये वाला ऑप्शन इसमें गलत। तो इसका राइट आंसर ये वाला है। उच्च न्यायालय भी आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सारे ऑप्शंस को पढ़िए। हालांकि इसमें तो वैसे पहला भी सही था लेकिन इसका सबसे सही आंसर कौन सा है? चौथा वाला। तो ये थे सेट के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और कमेंट में बताइए हमें कि वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप किसी तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट यही होगा कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। और इस सीरीज़ का हम डेली इसी तरीके से एक सेट करते रहेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।